Hello students, it's 10th video of this chapter relations and functions. Today we will discuss some important questions from miscellaneous exercise. Now the first question is f is such that r tends to x belongs to r is such that x is greater than -1 and less than 1. Okay, defined by fx is equal to x upon 1 plus mod x belongs to r is 1 and onto function. Okay, 1 and onto function, so that the function is 1 and onto. Domain and codomain is here. Okay, now by the definition of mod x means minus x if x is less than 0 or plus x if x is greater than equal to 0. Okay, fx is equal to, according to the condition, fx is given here, x upon 1 minus x is less than 0 and x upon 1 plus x if x is greater than equal to 0. ओके, ये ना, ये देखिए फंक्शन, तो ये mod x का जो सीन था, ये जो mod x वाला पार्ट था वो देखिए नेगेटिव हो गया और एक बार पॉजिटिव हो गया अकॉर्डिंग टू x. ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें 1 ऑन टू के लिए चेक करना है. तो देखिए सपोज x1 एंड x2 आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं. ठीक है, तो क्या होगा, चेक करते हैं. ये 1 है, fx1 इक्वल टू fx2. तो आप कंडीशन जानते हैं, x1 इक्वल टू x2 अगर आ गया तो ये 1 हो जाएगा. तो देखिए fx1 की वैल्यू क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं. पॉजिटिव का मतलब कौन सा केस हम कंसिडर कर रहे हैं, पॉजिटिव का मतलब हुआ कि आप ये वाला केस कंसिडर कर रहे हैं. ये ठीक है, ये केस हम लोग पॉजिटिव, ग्रेटर x इज ग्रेटर देन 0, ये केस कंसिडर कर रहे हैं. तो देखिए ये आ गया हमारा x1 अपॉन 1 प्लस x1 और x2 अपॉन 1 प्लस x2. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2. तो देखिए ये x1 x2 तो ये क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया. ठीक है, तो ये एक बार आया. अब अगर मान लीजिए हम एक केस लेते हैं कि x1 x2 एंड x2 आर नेगेटिव. ओके, दोनों नेगेटिव हैं, तब क्या होगा. तो देखिए जब नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, fx1 इक्वल टू fx2 कंसिडर किया तो ये क्या दे रहा है हमें, x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2. क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो ये क्या आएगा, x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2. ठीक है, ये देखिए फिर कैंसिल हो गया. तो इससे हमारा रिजल्ट क्या है, x1 इक्वल टू x2. तो दोनों कंडीशन आपने चेक की तो आपको ये मिल गया, x1 इक्वल टू x2 मिल गया जब fx1 इक्वल टू fx2 गिवन है तब. तो क्या हुआ, द गिवन फंक्शन इज 1. तो हम लिख सकते हैं f इज 1. ठीक, अब f इज 1 हो गया. ठीक है, ये आपने कर लिया. लेकिन एक चीज आपको डाउट हो सकता है कि भाई देखिए इधर अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ देखिए जो x है -1 से 0 है, -1 से 0. तो हो सकता है ये मैंने कंसिडर किया x1 x2 बोथ आर पॉजिटिव और दूसरे केस में मान लिया x1 एंड x2 बोथ आर नेगेटिव. तो ये भी हो सकता है एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, ये भी हो सकता है. एक कंडीशन ये भी बन सकती है. तो देखिए एक कंडीशन जो ध्यान से देखिए, एक जो बनेगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव अगर है तो देखिए क्या होगा, सपोज x1 इज पॉजिटिव एंड x2 इज नेगेटिव. तो देखिए इस केस में क्या होगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1
इज इक्वल टू x2 नेगेटिव, तो x2 अपॉन 1 माइनस x2, ठीक है। ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2, ओके। ये है, तो ये जब आपने किया तो ये केस क्या बन गया, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2x1 x2, ठीक है। ये केस आया। तो देखिए अब क्या है, x1 पॉजिटिव है और x2 नेगेटिव है, इसका मतलब x1 इज ग्रेटर देन x2, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि x1 माइनस x2 जो आप करेंगे वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं तो 0 तो नहीं आना ना, तो x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 0 आएगा। अब एक चीज और आप कंसिडर कीजिए, ये तो आपने बात कर ली किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की। अब जरा राइट हैंड साइड को जरा डिस्कस कर लें। मतलब x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स ये जो चीज है ये क्या आ गई, ये चीज x1 माइनस x2 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है। और 2x1 x2 अगर मैं ले रहा हूं तो 2x1 x2 मतलब एक इसमें नेगेटिव है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो ये जो है, अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपका लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। तो ये रूल के अकॉर्डिंग गलत है, इसलिए हम लोग, ये रूल्ड आउट हो गया, इसलिए हम इस केस को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। इसलिए हमने इस केस को कंसिडर नहीं किया, ठीक है। आपको बात समझ में, इसीलिए हमने लिया x1 x2 बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव। और सेम केस होगा अगर हम इसको चेंज करते हैं, x2 को हम पॉजिटिव लेने और x1 नेगेटिव लेने, ठीक है। तो इससे आप छोड़िए। अब केस किसका आ रहा है, ऑन टू का। तो जरा देख लेते हैं ऑन टू के केस में क्या होगा। ऑन टू के केस में आप देखिए, ऑन टू के लिए हमने क्या किया, लेट, इस तरीके से कर लीजिए, लेट y बिलोंग्स टू r। कैसे लिया इसको, सच दैट ये y जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 होना चाहिए। एक कंडीशन तो इसमें दी थी ना अभी, ठीक। तो अब हमने ले लिया, सपोज इफ y इज नेगेटिव, तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, देखिए आपको मैं बताऊंगा, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस y, ऐसा होना चाहिए, बिलोंग्स टू r, सच दैट। कैसे होगा देखिए जरा, f(x) अगर मैं लिखता हूं तो होगा f(x) क्या हो गया, y अपॉन 1 प्लस y, ओके। तो ये देखिए जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, फंक्शन क्या है हमारा, एक बार फिर देख लीजिए, फंक्शन ये है ना हमारा, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है ना, ये फंक्शन x अपॉन, तो x की वैल्यू जो है वो यहाँ रख दीजिए, तो ये जाएगा y अपॉन 1 प्लस y, ये हो गया। और नीचे आप लिखेंगे 1 प्लस मॉड x, मतलब मॉड y अपॉन 1 प्लस y, इस तरीके से हमने लिखा, ठीक। तो ये क्या आएगा रिजल्ट, मैं इसको और नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, चलिए y अपॉन 1 प्लस y ऐसे लिख दिया, और 1 इसको जो है माइनस में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है नेगेटिव है ना, y नेगेटिव है, तो ये पोर्शन जो है नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये हो गया y अपॉन 1 प्लस y। एलसीएम लेके आपने सॉल्व किया तो ये केस बनेगा आपका, यहाँ देखिए ये केस ऐसे बन जाएगा, तो ये y ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया 1 प्लस y माइनस y, ठीक है। ये जो आपका था 1 प्लस y इधर था और इधर था 1 प्लस y, ठीक है ना, तो ये हमने कैंसिल कर दिया, तो ये सीधे सीधे y बच गया क्योंकि ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। फिर एक कंफ्यूजन हो सकता है, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये आपने कैसे लिख दिया y अपॉन 1 प्लस y, तो आपको पता है हम लोग चेंज करते हैं ना इसको अगर हम y लेके करें, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x या 1 माइनस x,
जैसा भी कंडीशन होगी, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, माइनस एक्स भी यहाँ हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू निकालेंगे। तो एक्स इक्वल टू जब आप निकालोगे तो ये आएगा एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। तो ये अगर रिजल्ट आता है तो एफ ऑन टू हो गया। तो ये फंक्शन आपका जो था 1 1 और ऑन टू हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, सो दैट द फंक्शन एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ये दिया हुआ है, तो आपको ये करना है कि ये इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव मतलब 1 1। तो देखिए अगर इंजेक्टिव है तो आर की बात हो रही, तो मैंने क्या किया, सिंपल सा हमारा कंसेप्ट है, सपोज x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर, ये ले लिया। तो हमने क्या किया, एफ एक्स1 इज इक्वल टू एफ एक्स2। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। तो इससे आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप इससे सेटिस्फाई नहीं है, तो सपोज x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्लियर। तो क्या होगा, इसके जो क्यूब्स होंगे, क्यूब्स जो आपके आएंगे, ये जो है नॉट बी इक्वल, समझ गया। मतलब अगर मान लीजिए x1 x2 इक्वल नहीं है, तो इनका जब आप क्यूब करेंगे, x1 का क्यूब, x1 का क्यूब और x2 का क्यूब, वो भी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, और दिस विल बी कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, समझ गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब ये 1 1 है, f इज 1 1 मतलब इंजेक्टिव। क्लियर। अब आप देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन, वो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, कंसिडर px यानी कि विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। इसका मतलब ये पावर सेट की बात कर रहा है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, डिफाइंड रिलेशन r इन px इज फॉलोज, फॉर सबसेट a एंड b इन px, a रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a सबसेट ऑफ b, a सबसेट ऑफ, अगर ऐसे लिखा है a रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a सबसेट ऑफ b। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले तो आप रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप जानते हैं होता क्या है, ये तो डेफिनेशन है, एवरी सबसेट, एवरी सेट is a subset of itself। ठीक है ना, every set is a subset of itself। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं A R A, ठीक है ना, for all, तो क्या होगा, A जो होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, पावर सेट का। ठीक है, तो अब आप भी कह सकते हैं हाँ भाई, इसका मतलब हुआ कि ये क्या हो गया, यस एफ इज, ये जो आर है, यस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं भाई। सिमेट्रिक के लिए जब आप चेक करोगे तो आपने लिया सपोज ए आर बी, हमने ये लिखा ए आर बी का क्या मतलब हुआ, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि बी सबसेट ऑफ ए हो। ठीक है, मतलब दिस कैन नॉट बी इम्प्लाइज बी इज सबसेट ऑफ ए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, A सबसेट ऑफ B है, यहां ध्यान से देखिए A सबसेट ऑफ B है, इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि ये आप लिख रहे हो B सबसेट ऑफ A भी होगा। ठीक है ना, तो ये नहीं हो सकता, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है।
अब आप बात आ जाओ ट्रांजिटिव की कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ट्रांजिटिव भी होना जरूरी है। ठीक है, देखना पड़ेगा। ट्रांजिटिव तो देखिए रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ। सिमेट्रिक नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव तो नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिटिव के लिए हम सिर्फ चेक कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। तो अब आप जब चेक करेंगे, देखिए इसका मतलब हो गया कि ए जो है इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। ओके, तो दिस इंप्लाइज ए इज सबसेट ऑफ सी। सही है, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, देन ए सबसेट ऑफ सी। सही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए इज रिलेटेड टू सी। ठीक है, ये सही है। तो इसका मतलब हुआ कि आर कैसा हो गया रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो देखिए आर ट्रांजिटिव है बट नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ गए आप, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये सिमेट्रिक होता तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता। अब देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 to 3 to 9। देखिए अगर अब मैं बात करता हूं रिलेशंस की ऑन टू फंक्शंस की, तो देखिए ऑन टू फंक्शंस में आपको अब नोट करना पड़ेगा ये जो डेफिनेशन है, एवरी एलिमेंट ऑफ y is the image of some element of x under f। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अब हमें काम आने वाली, क्योंकि ऑन टू फंक्शन में देखना। तो देखिए इसमें क्या होगा, आप एक ये सेट है, एक ये सेट। तो अगर मैं बात कर रहा हूं सपोज ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब ये कह रहा है फ्रॉम द सेट 1 to 3 एंड टू इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू n, इसमें भी इतने ही एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू n एलिमेंट्स। ठीक है, ऑन टू फंक्शंस की बात हो रही है। तो देखिए अब दो तीन चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं कि ये 1 है, सपोज 1 की एक जो है प्री इमेज 1 है सपोज, या 2 है या 3 है, कोई भी है, तो इसका मतलब अब 2 की जो इमेज है, जो 2 की जो इमेज है, 2 की जो प्री इमेज है वो 1 नहीं हो सकती। ठीक, आपको बात समझ आ रही है? यानी 2 की प्री इमेज जो है वो 1 नहीं हो सकती, क्योंकि ये यूनिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि यूनिकनेस की बात होती है। ठीक है, यूनिक, ये वर्ड मैंने आपको बताया था ना, यूनिकनेस होनी चाहिए इमेज। अब देखिए, यानी मैंने आपको ऐसे भी समझा था, ये बच्चा है ए में और बी में इनके फादर हैं, तो इस बच्चे के देखिए 2 फादर हो जाएंगे इस हिसाब से। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन जो फंक्शन के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन है ना, मैंने इसीलिए इसको जो है हाईलाइट किया था। ये देखिए फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन की बात हो रही है। ऑन टू के लिए 2 चीजें होनी चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ y मतलब इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, मतलब इसमें जो b में जितने भी एलिमेंट है इन सबकी प्री इमेज आपको a में मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि ये फंक्शन है, तो इसके लिए मतलब यूनिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, एक बात। अब मैं अगर फिर से एक बात करता हूँ, 1 2 3 बी की बात कर रहा हूँ, बी सेट देखिए इसमें 1 2 3 n, यानी कि इनमें अगर मैं इन सबकी प्री इमेज इसमें ढूंढता हूँ ए में, तो यानी अगर मैं 1 से शुरू करता हूँ तो 1 के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 1 2 n चॉइसेस हैं इसके पास। इसका मतलब इसके पास n चॉइसेस हैं। लेकिन जब इसने एक चॉइस ले ली 1 सपोज, तो 2 के पास कितनी चॉइसेस बची, क्योंकि अब 1 को मान लीजिए 1 ने ले लिया,
तो इसका मतलब 1 अब चॉइस जो है 2 के पास नहीं है, इसका मतलब 2 के पास कितनी चॉइसेस हैं, n-1। इसके बाद 2 ने भी एक चॉइस अगर ले ली तो अब एक और कम हो गया, तो इसका मतलब n-2 चॉइसेस हो गई। इसका मतलब ये इस तरीके से खत्म होते होते जब हम n पर पहुंचेंगे तो ये 2 1 ऐसे हो जाएगा, इतना ये बनेगा पूरा। इन सबका अगर आप लिखते हैं तो ये हो गया फैक्टोरियल n, ये आपका आंसर होगा। अब एक कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है, ये तो आपका आंसर मैंने बता दिया कैसे हो गया, लेकिन इसमें एक जो कंफ्यूजन हो सकता है वो क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ये कह सकते हो कि भाई सपोज ये एक सेट है और एक सेट ये है, यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और इधर 1 2 है। तो अगर मैं ऐसे बनाता हूं, ठीक है, ये लीजिए, तो देखिए इधर क्या हो रहा है, ये फंक्शन है, यस, ये 2 बच्चे हैं, इनके एक फादर है, 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं, इन सब की इमेजेस y में हैं, सही है, और ये फंक्शन ऑन टू भी है क्योंकि 1 और 2 जो 2 ही नंबर हैं, इन दोनों की प्री इमेजेस हमें x में मिल रही हैं, यानी कि सारी चीजें सही हैं, ऑन टू भी है और ये फंक्शन भी है। फिर मैं ये यहां पे क्यों कह रहा हूं इस क्वेश्चन में कि 1 की मैंने एक ही इमेज क्यों ली, मतलब ऐसा भी सोच सकता है 3 4 5 हैं, इन सब की इमेज 3 हो जाए, सिर्फ 3 हो जाए, मतलब इन सब की 3 हो जाए ऐसे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो a में है वो n है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है b में जो है वो भी n है। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, लेकिन इस केस में अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कंडीशन हो गई कि भाई इनके लिए आपको इमेज मिल गई, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स होते, इधर भी अगर 3 एलिमेंट्स होते, तो आप क्या ये 2 को अगर आपने ये इमेज दे दी तो ये एक खाली बचता था, फिर ये ऑन टू फंक्शन नहीं होता, ठीक है ना, समझ गए, क्लियर। अब देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 15th क्वेश्चन क्या है, किसमें ये बोलता है a दिया है -1 0 1 2, b दिया हुआ है, f एंड g a टू b फंक्शंस हैं, डिफाइंड कैसे हैं, एफ एक्स ए दिया हुआ है और जी एक्स आपको ये दिया हुआ है, ओके। x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a के लिए ये भी x बिलोंग्स टू a, आर f एंड g इक्वल, f एंड g इक्वल हैं, तो इक्वल के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू a लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू a लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू a लिखा हुआ है, तो a क्या है -1 0 1 2। अगर इन एलिमेंट्स के लिए दोनों सेम आ जाते हैं, ठीक है ना, की वैल्यू सेम आ जाती है तो इसका मतलब इक्वल होंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सपोज मैंने ये किया, फंक्शन जो हमारा था क्या था, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से दिया हुआ, तो मैंने क्या रखा f -1 इसमें पुट किया, तो ये क्या हुआ -1 का स्क्वायर -1, ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया, ये आपका आ गया 2, ठीक है, ये 2 आ गया। अब मैंने अगर यहाँ gx लिखा और gx क्या है 2x -1/2 और -1 ऐसे लिखा हुआ, और मैं इसमें रखता हूँ g -1, तो आप देखिए 2 -1 -1/2 -1, तो ये हो जाएगा 2 और -1 -1/2 क्या हुआ, ये आपका आ गया -3/2, मतलब जब बाहर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 3 -1 मतलब 2 आ गया, ठीक है। इसका और एलिमेंट कौन सा है, 0 है, तो हमने इसको 0 के लिए चेक किया, तो ये हो गया 0 -0 यानी कि 0। अगर मैं इसमें 0 पुट करता हूं तो क्या आता है हमारे पास 2 0 -1/2 -1, यानी कि ये आपका आ गया 2 से 2 कैंसिल हो जाए 1 -1, यानी कि ये भी 0 आ गया। f अगर मैं इसको चेक करता हूँ 1 के लिए तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, यानी कि ये कितना आ गया, आप इसको चेक करें तो ये 0 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको चेक करता हूँ 1 के लिए तो देखिए ये कितना आएगा 2 1 -1/2 -1, मतलब ये कितना हो गया 2 और ब्रैकेट में 1 -1/2 1/2 हो गया और -1, ये कितना आ गया 0। तो आप ये देखिए इसको f -1 के लिए जो वैल्यू आ रही है इधर 2 आ रही है, तो ये वैल्यू भी 2 आ रही है, ओके।
अगर एफ जीरो के लिए मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ तो जीरो आ रही है, जी जीरो के लिए वैल्यू भी जीरो आ रही है। अगर मैं एफ वन के लिए वैल्यू निकाल रहा हूँ और जी वन के लिए वैल्यू निकाल रहा हूँ वो भी सेम आ रही है। और सिमिलरली अगर आप इसको ऐसे करते हैं टू के लिए भी अगर आप करेंगे ना, अगर आप टू के लिए चेक करेंगे, सपोज आपने टू के लिए चेक किया, तो टू के लिए जब आप चेक करो तो हो जाएगा टू का स्क्वायर माइनस टू, फोर माइनस टू मतलब कितना हो गया टू। अगर मैं इसको चेक करूँ जी टू तो हो जाएगा टू, टू माइनस वन बाई टू माइनस वन, तो देखिए क्या हो जाएगा टू, और ये टू में से वन बाई टू गया तो कितना बचा थ्री बाई टू माइनस वन, टू से टू कैंसिल, थ्री माइनस टू आ गया। देखिए इसका मतलब जितने भी आपने ये निकाले हैं आप यहाँ बहुत इजीली लिख सकते हैं एफ ए इज इक्वल टू जी ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, हैज द फंक्शन आप लिख दीजिए, एक मिनट, हैज द फंक्शन एफ एंड जी आर इक्वल। ओके, समझ में आ गया आपको? सारे जितने भी पॉइंट्स थे देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए, माइनस वन, जीरो, वन, टू, ये देखिए x बिलोंग्स टू ए दिया गया है, इधर देखिए x बिलोंग्स टू ए दिया, तो ए 4 पॉइंट्स दिए गए, इन 4 पॉइंट्स के लिए हमने निकाला तो ये सभी के लिए इक्वल आ रहा है। ठीक है ना, सभी पॉइंट्स पे एफ और जी की वैल्यू, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, इक्वल है। ठीक है, ये बाकी ये लिखा एफ ए इक्वल टू जी आया था ना हमारा, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए आर कॉल्ड इक्वल फंक्शंस। ओके, अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप ये देखिए इसमें लिखा हुआ है A123 है, ओके, A123 है, बस में दिया है नंबर ऑफ रिलेशंस containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive, reflexive and symmetric but not transitive। तो देखिए कितने रिलेशन होंगे वो ये पूछा था, नंबर ऑफ रिलेशन। तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 16 को कैसे, देखिए मैंने R एक बनाया, तो R को मैं बनाता हूँ तो मैंने क्या लिया, पहले तो वो ये कह रहा है कि क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपल सी कंडीशन है, 1 1 होना जरूरी है, 2 2 जरूरी है, 3 3 जरूरी है। इसके बाद ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमें क्या चाहिए, कंटेनिंग 1 2, तो 1 2 हमने ले लिया। 1 2 अगर आप ले रहे हैं तो आपको 2 1 भी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो ये कह रहा है कि रिलेशन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए ये हो गया। और अगर मैं 1 3 लेता हूँ तो क्या होना चाहिए, 3 1 भी होना चाहिए। तो ये आपका जो है, बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो जरा हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 है। अब मैं एक बार देखता हूँ 1 2 एंड तो अगर मैं इसको लेता हूँ, इसको ना लीजिए आप, ऐसा लीजिए, 3 1 इसमें है, देखिए 3 1 भी है और 1 2 है। ठीक है, ये R को बिलोंग कर रहा है। लेकिन अब आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे 3 1 1 3, तो 3 2 इसमें होना चाहिए। तो 3 2 अगर आप इसमें देखेंगे 3 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब सिर्फ एक ही रिलेशन ऐसा बन रहा है, ये जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर जो है ए होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर ए होना चाहिए। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा इसका आंसर कैसे ए हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको आपने समझ लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 17 जब आप करेंगे तो इसमें देखिए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एक दिया हुआ है आपके लिए। तो इसमें हमें क्या करना है, 1 2 3 दिया हुआ है और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे, कंटेनिंग 1 2, 1 2 को कंटेन करते हुए इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे गए। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे गए, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप बनाइए, फिर से एक R बनाइए। इधर मैं बना देता हूँ, इधर बना देता हूँ। देखिए ये अगर मैं बनाता हूँ R, तो इसमें क्या क्या होगा, 1 1 होगा, 2 2 होगा,
3 3 होगा, इतना तो होना ही है क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। अब वो ये कह रहा है, सपोज मैंने पहले R1 लिखा, एक मैं रिलेशन बना रहा हूँ 1 1 2 2 3 3। अब मैंने एक 1 2 भी होना चाहिए, तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, तो ये ट्रांसिटिव हो गया। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका कैसा हो गया, पहले से क्या हो गया, एक ये रिलेशन बन गया आपका जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, कौन कौन से पेयर्स छूटे हैं वो देखिए कौन कौन से। जैसे इसमें कौन कौन सा हो सकता था, 2 3 है, 3 2 छूटा है, 1 3 छूटा है और 3 1 छूटा है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर मैं कंटेन करता हूं, मतलब अगर मैं 2 3 को लेता हूं तो मुझे फिर 3 2 को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं 1 3 को लेता हूं तो मुझे फिर 3 1 को भी लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 की अगर आप बात करते हैं, मतलब इसको मैं फिर से आपको एक बार समझाना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, वो ये कह रहा है, क्वेश्चन पहले एक बार अच्छे समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं कभी कभी। कंटेनिंग 1 2 मतलब 1 2 तो होना जरूरी है, तो उसने कहा ठीक है ओके बनाओ, रिलेशंस कितने बन सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये 1 2 तो इसमें ले लिया हमने, तो 1 2 है तो 2 1 ले लिया, और ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि ये देखिए 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव हो गया, 1 2 है और 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया। 1 2 और 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, है 1 1, तो इसका मतलब ट्रांसिटिव, मतलब एक रिलेशन तो ये बन गया। अब मैं दूसरा रिलेशन अगर बनाना चाहता हूँ, 1 2 तो रहेगा ही, तो 2 1 भी रहेगा। अगर मैं अब एक्स्ट्रा मेंबर्स हमारे पास कौन कौन से बचे, ये बचा है 2 3 बचा है, तो अगर मैं यहाँ 2 3 लिख देता हूँ तो आप 3 2 को भी लेंगे। ठीक है ना, क्यों लेंगे, क्योंकि अगर आप 2 3 को ले रहे हैं तो 3 2 को इसलिए लेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक दिखाना है हमें। अब अगर आप 2 3 और 3 2 को ले रहे हैं, इसी तरीके से अगर आप 1 3 को लेते हैं सपोज, तो आपको 3 1 को भी लेना पड़ेगा क्योंकि वो सिमेट्री दिखाने के लिए ये करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए इस तरीके से अगर आप रिलेशन को लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ फिर तो सारे के सारे जितने भी इसमें पॉसिबिलिटीज हैं सबके सब आ गए। तो फिर R1 एक रिलेशन बन गया, और एक रिलेशन और आपका जब सबके सब आ गए तो उसको तो हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब एक ये वाला सेट हमने बनाया और एक यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब ये दो बनेंगे। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, ये दो इस तरीके से आपके आंसर में आ जाएंगे। क्लियर, ऐसे ही बच्चों आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।